बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। अदलिया के बाद इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के दिल का कांटा बन गया। इलेक्शन कमीशन हद से बढ़ रहा है, पार्लियामेंट में तहरीक जमा। इलेक्शन कमीशन भरपूर मुतहर्रिक, अदालत उज़्मा की थपकी भी, हुकूमत सर्द जंग पर माइल, ऑपोजिशन खामोश। क्या माजरा है? कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन और मुल्क में दहशतगर्दी बराबर उरूज पर। इंतखाबात अमन का माहौल मांगते हैं, मुश्किल काम है। शाहजेब कत्ल केस, शाहरुख के खिलाफ मकतूल की बहन का बयान रिकॉर्ड। मुल्क की अशराफिया का खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सर्द जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन बदले हुए वक्त के तकाजों के मुताबिक इंतखाबी अमल में नई इस्लाहात मुतारिफ करवाना चाहता है। नए नए ज़ाब्ते, नए नए तरीके लाना चाह रहा है। कागजात नामजदगी में भी तरामीम तजवीज़ की गई, जिसकी सदर मुमलिकत से मंजूरी दरकार थी। मुरासला वजारत कानून को भिजवाया गया, मगर वजारत कानून ने इन मुजव्वज़ा तरामीम पर एतराज़ात लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ने नए कागजात नामजदगी में तरामीम करके उम्मीदवार को अपने अहले खाना से मुतल्लिक तमाम मालूमात देने का पाबंद बनाया। इसी तरह मुजव्वज़ा तरामीम में उम्मीदवार अपने खिलाफ गुज़श्ता 6 माह से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तफसीलात बताने का पाबंद होगा, जबकि पिछले 3 बरस के दौरान टैक्स गोशवारों की तफसील भी उसे फराहम करना होगी। इसी तरह उम्मीदवार अगर पहले रुकने पार्लियामेंट रह चुका हो तो साबिका 5 साल में की गई खिदमात का हिसाब भी देने का पाबंद होगा। बताया जाता है कि इस आखिरी शिक पर वजारत कानून ने एतराज लगाया था। सदर मुमलिकत कल ईरान गैस पाइपलाइन के इफ्तिताह की वजह से मसरूफ थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन की मुजव्वज़ा तरामीम को मंजूरी न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन का गुमान है कि सदर मुमलिकत वजारत कानून की पट्टियों पर लगे हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की पेश की मंजूरी के बगैर ही तरमीम शुदा कागजात नामजदगी छपवा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के सिंध से मेंबर जस्टिस रिटायर्ड रोशन ईसानी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया और कहा कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत कागजात नामजदगी की मंजूरी सदर मुमलिकत से लेना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक मेंबर के इख्तलाफी नोट को नजरअंदाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की बाहमी सर्द जंग अब गर्म महाजों पर पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन के एक रुकन जस्टिस रिटायर्ड शहजाद अकबर का कहना है कि अगर सदर ने नया तरमीमी मुसव्विदा मुस्तरद भी कर दिया तब भी हम इसी के तहत इंतखाबात करवाएंगे। पंजाब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर जस्टिस रियाज कियानी कहते हैं कि नई इस्लाहात की मंजूरी एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए करवाई जाएगी। हमने मुसव्विदा तैयार कर लिया है, निगरान वज़ीर आज़म के आते ही हम ये ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा उनको भिजवा देंगे, जिसकी एडवाइस वज़ीर आज़म सदर को देंगे। अगर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने अमल ना किया तो यह कानून 15 दिनों के बाद खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत के बारे में ये भी इतलात हैं कि वो इंतखाबी अखराजात की मद में 4 अरब रुपए जारी नहीं कर रही। ये इतलात हैं कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 दिन मिले, जबकि इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है कि इस काम के लिए 15 दिन होने चाहिए। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की सर्द जंग जारी है और इस जंग के दौरान एक मुकदमे की समाअत के बाद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वो थपकी दी है कि कुछ ना पूछिए। चीफ जस्टिस फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद भी कागजात नामजदगी में तरामीम का इख्तियार रखता है, गैर जरूरी शकूक ना पैदा किए जाएं। दूसरी तरफ वजीर कानून फारूक एच नाइक का कहना है कि अगर सदर मुमलिकत की इजाजत जरूरी नहीं थी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने पहले मुसव्वदा कानून मंजूरी के लिए क्यों भिजवाया। आजाद अदलिया और आजाद इलेक्शन कमीशन इस कौम का पुराना ख्वाब था, एक दरीना आरजू थी कि ये दोनों इदारे आमिरों के दरबारों की चाकरी छोड़कर कभी तो आइन के ताबे हों, लेकिन अवाम ने उनकी आइन से आज़ादी की आरजू कभी नहीं की थी। ये किसी ने नहीं चाहा था कि हम जाह परस्त जर्नैलों से निकलकर आइन और कानून के नाम पर इख्तियार परस्तों की गुलामी में आ जाएं। ये भी किसी ने नहीं चाहा था कि यहाँ कानून की बालादस्ती के नाम पर जो जी में आया कानून बना डाला, जो जुबान से निकला दस्तूर ठहरा डाला की रविश आम हो जाए।
यहां किसी शहंशाह मुअज्जम, मुगल आजम और किसी आली जाह की कोई गुंजाइश नहीं। दस्तूर पाकिस्तान से आगे निकलने की जुर्रत अब किसी को नहीं होनी चाहिए। आज सेनेट में एक सेनेटर ने एक तहरीक पेश कर डाली है जिसमें कहा गया है कि हम पहले अदालत की आईनी तशरीहात से तंग थे और अब इलेक्शन कमीशन भी मनमानी करेगा। ये बात क्यों कही गई, आइए उसी सेनेटर से पूछते हैं। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर सईद गनी। सईद गनी साहब, क्यों आपने ये कहा कि एक तरफ अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि आप उनकी तशरीहात से तंग थे, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आप हो गए हैं? नहीं, खिलाफ इलेक्शन कमीशन के हम नहीं हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अब जो उन्होंने कल एलामिया जारी किया उससे पहले कि उनके अपने बयान पढ़ लेना, अगर इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल था कि वो खुद से ये सारी तब्दीलियां कर सकते हैं तो फिर उनको प्रेसिडेंट साहब को भिजवाने की ज़रूरत क्या थी? उनको फारूक नाइक साहब को ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि आपके जो एतराज़ात हैं वो हमें लिखकर भेज दीजिए? वो पहले यही कहते रहे कि हम सदर साहब का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो हम नया जो प्रपोज किया है नॉमिनेशन फॉर्म हमने वो हम प्रिंट कराएंगे, अगर वो नहीं हुआ तो हम पुराने पे चले जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ था। सही। फिर अचानक क्या हुआ कि रात में उन्होंने एक एलामिया जारी किया कि जनाब जो नया हमने प्रपोज नॉमिनेशन फॉर्म बनाया है हम उसको प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कहा कि प्रेसिडेंट साहब से जो मंजूरी है वो एक रस्मी कार्रवाई है जी। अब एतराज़ मेरा इस बात पर है कि जिस आर्टिकल का हवाला देता है इलेक्शन कमीशन 218 उसका सबसेक्शन 3 है जी, उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करने के लिए इकदाम कर सकता है जी। फिर आगे जो लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जी। जब कहा गया है कि आपने जितने भी एक्शंस करने हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है तो लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, लॉ बनाना। मगर गनी साहब, ये बात अदालत को पता है, अदालत भी आज कह रही थी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है। मुझे आप ये बताएं, आपका बना इलेक्शन कमीशन है, वो ये कह रहा है कि इस हुकूमत से उम्मीद ही नहीं कि इस्लाहात करेगी, फंड्स देगी। उसामा, मुझे एतराज इसी बात पर है कि इलेक्शन कमीशन के कुछ इकदाम हैं जिससे तासुर ये पैदा होता है कि उनका किसी की तरफ झुकाव है और किसी एक पार्टी की वो खिलाफ काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बिल्कुल हक नहीं पहुंचता है कि वो कहें कि हमें इस हुकूमत से तवक्को नहीं है और हमें अगली आने वाली हुकूमत से तवक्को है जी। मुझे इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो कवर है वो किसने दिया, उनकी नौकरियों को किसने बचाया, इसी पार्लियामेंट, इसी हुकूमत ने। किसने नई ऐसी वोटर लिस्टें बनाई जिसके जरिए धांधली के इम्कान कम हो गए? इलेक्शन कमीशन ने खुद नहीं बनाई, अगर हुकूमत की हिमायत और सपोर्ट उनको नहीं होती, इस हुकूमत ने बनाई, इस पार्लियामेंट ने बनाई। इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करने का जो नया तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया वो भी इसी पार्लियामेंट और इसी हुकूमत ने की। तो एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी पार्लियामेंट जो कोशिश ये कर रही है कि इलेक्शन अच्छे हो जाएं, फ्री हो जाएं, फेयर हो जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं, और उन्होंने प्रैक्टिकली ये काम किए हैं, उसके ऊपर शुकूक व शुबात का इजहार करना बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपने आप को अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहा है। और मैं बारहा कह चुका हूं सेनेट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है कि वो इलेक्शंस ठीक करवाएं, उनका ये काम नहीं है कि वो लोगों को ठीक करें। क्या जवाब है सईद गनी साहब? इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपने उसको इतनी ताकत दी, वो ये कह रहा है कि निगरान वजीर आजम के पास एक ऑर्डिनेंस उन्होंने तैयार कर लिया जो भेजेंगे और सदर पाबंद है उसको मानने के। देखिए, पहली थोड़ी सी जरा करेक्शन कर लें, इलेक्शन कमीशन को ये कोई इख्तियार और हक नहीं है कि वो प्रेसिडेंट साहब को कोई चीज़ भेजें कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें। ये प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, और वो उस वक्त हो सकता है जब असम्बलियाँ ना हो, जब केयर टेकर सेटअप आ जाएगा उसके बाद ये जो भी करेंगे उसको देखा जाएगा। लेकिन जी मुझे बुनियादी एतराज़ इस बात का है कि आप उस हुकूमत, उस पार्लियामेंट पर अदम एतमाद कर रहे हैं और उसको आप डैमेज कर रहे हैं, लोगों की नज़रों में उसकी पोजीशन खराब कर रहे हैं कि ऐसी पार्टी की जो आइंदा इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साथियों से बातें करते हैं और फोन पे बात करते हुए ये कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को रोकना नहीं चाहती है कि वो इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का काम नहीं है। अगर वो ऐसे काम करेंगे तो इलेक्शन के दिन से पहले ही अपनी जो मगर साहब इन बातों को छोड़ें, मुझे बताएं आपको एतराज क्या है? 5 साल का अगर वो हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 5 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है, 3 साल का टैक्स आप बता दें, अहले खाना के बारे में बता दें, तो इसमें गलत क्या है? बुनियादी तौर पर आपको अगर टाइम मिले आप आइन का आर्टिकल 62 पढ़ लें, 63 पढ़ लें, ठीक है जी जी। उसके बाद जो आपका एग्जिस्टिंग नॉमिनेशन पेपर है आप उसको पढ़ लें, और उसके साथ साथ जितने उम्मीदवार और जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसको पढ़ लें। अगर आप ये महसूस करें कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है ना, तो फिर आप कहें कि आप ठीक है इस चीज़ को कराइए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं जी, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके नीचे एक डिक्लेरेशन आप साइन करते हैं ऑन ओथ
कि जनाब 62 और 63 के मुताबिक जितनी चीजें उस पर मैं पूरा उतरता हूं और जो कुछ इस फॉर्म के अंदर मैंने लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर ऑन ऑथ मैंने दस्तखत कर दिए हैं तो उसके बाद मजीद आपको ये पूछने की क्या जरूरत है जनाब कि आपकी जो है दोहरी शरीयत है कि नहीं है जी। आपको ये पूछने की क्यों जरूरत है कि आपने कोई बैंक से लोन डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया है। मतलब जो चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, एक सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, आप किस तरह से अपना दिफा करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ एक नजर आ रहा है। किस तरह हुकूमत इससे निकलेगी, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि ये प्री पोल रिगिंग है। बहरहाल ये तो सेनेटर सईद गनी हमारे साथ थे, हुकूमत के नुमाइंदे, जिन्होंने आज सेनेट में जो बातें की उस बारे में हमसे बात कर रहे थे। अगली स्टोरी जो हम ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं वो ये रही। इलेक्शन कमीशन भरपूर मुतहर्रिक, अदालत उस्मा की थपकी भी, हुकूमत सर्द जंग पर माइल, ऑपोजिशन खामोश, क्या माजरा है। नारे में कोई सदाकत हो या ना हो, लेकिन जब वो मकबूल बना दिया जाए तो फिर कोई इसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं करता। इन दिनों करप्शन पाकिस्तान की मकबूल तरीन गाली है और करप्शन से पाकिस्तान को पाक करना ये मकबूल तरीन नारा है। ये नारा इस कदर महसूर कुन है और आवाम के दिलों के इस कदर करीब है कि हर कोई इस नारे के सहर में मुब्तला है। और इस नारे की आड़ में बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी मुखालफतों और रकाबतों को इदारा जाती रंग देने से भी चूक नहीं रहे। कुछ ऐसे हैं जिनकी सियासत का दारोमदार ही करप्शन के तानों में मुज़मिर है और बहुत से सादा लोग मगर इख्तियार नगरी के बासी इस नारे की रौ में बहते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान भी ऐसे ही सादा लोग मालूम होते हैं जो वतन की मोहब्बत में और समाजी सुधार की आरजू में डूबते ही चले जा रहे हैं। और मौजज़ा ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को तश्कील देने वाले इसके फैसलों से मुतमईन नहीं, जबकि जो इसके सबसे ज्यादा मुखालिफ थे वो और कुछ नाम नेहाद दानिश्वर जो सहाफत की खाल में और अखलाकियात की आड़ में अपनी मखसूस ज़हनियत का प्रचार करते हैं, अब इसके हिमायती नजर आ रहे हैं। सवाल है कि ये सब क्या हो रहा है। क्या हुकूमत और अपोजिशन का गठजोड़ हो चुका है या वाकई इलेक्शन कमीशन अपनी हद से निकल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शफकत महमूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपका। मुझे ये बताइए, ये इलेक्शन कमीशन जो इस्लाहात कर रहा है, आप इसके हामी हैं? बिल्कुल, हम इसके हामी हैं और ये जो गठजोड़ की या मुकमुका की आपने बात की है वो नज़र आ रहा है कि जहाँ सारी जमातें ये कहती हैं कि हम इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और ताकत पे यकीन रखते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन अपनी एक फ्री इलेक्शन कराने के लिए और एक अच्छा इलेक्शन कराने के लिए इक़दाम करता है तो ये सारे मिलके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि ये जो सारा कुछ हुआ इस पे ऑपोजिशन की आवाज़ कहाँ है? ऑपोजिशन की आवाज़ तो कहीं नहीं। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन ने डिग्रीज के बारे में पूछा तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चौधरी निसार साहब जो थे वो खफा हो गए इलेक्शन कमीशन से और सारे साथ मिल गए। तो असल बात ये है कि ये जो आर्टिकल 62, 63 है जी, ये आइन का हिस्सा है। 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम हुई, अगर इन सब जमातों को कोई प्रॉब्लम था उसके साथ तो इनको चाहिए था कि उसकी तरमीम कर देते, वो की नहीं। तो अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए ये इस चीज का तयन करने के लिए कि जो भी कैंडिडेट है वो 62, 63 की शराइत में पूरा उतरता है या नहीं उतरता, तो वो उनको हासिल करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है कि चंद एक चीजें उसमें ज्यादा आ गई हों या एक कुछ ऐसी चीज हो जिसके बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे इलेक्शन कमीशन क्या करना चाह रहा है? अमूमी तौर पे इलेक्शन कमीशन ये करना चाह रहा है कि जो आइन के आर्टिकल्स है 62, 63 उस पे अमल दरामद हो सके। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को? सदर की सवाबदीद नहीं है, उनसे पूछे बगैर, उनकी इजाजत के बगैर क्या ये सब कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ये एक सुकम है, अगर ऐसे कोई कानून है तो उसमें एक सुकम है, क्योंकि सदर जो है वो तो अब आप देखिए कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और वो एक जानिबदार शख्स है और इसलिए हमारी जमात बड़ी देर से कह रही थी कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। अब एक जानिबदार शख्स जो है वो क्यों ऐसी किसी तरमीम की मंजूरी देगा जिससे इलेक्शन भी शफाफ हो और आर्टिकल 62, 63 पे अमल दरामद भी हो? तो ये प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पर ये कहां तक दुरुस्त है कि ये सुकम मौजूद है, लेकिन चले एक बात तो समझ में आती है। मुझे ये बताएं, जो इस्लाहात की बात हो रही है, आपने सेनेटर सईद गनी साहब की सुना होगा ब्रेक से पहले,
ये जो इस्लाहात की बात हो रही है, 5 साल कारकर्दगी बताएं, 3 साल के टैक्स के बारे में बताएं, आपका 6 साल क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बताएं, इसकी क्या जरूरत है, क्यों ये जरूरी है? लोगों पर छोड़ दें, कारकर्दगी क्यों पूछना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन? लोगों पर छोड़ें। देखें उसामा जी, जो तो है ना अचीवमेंट्स की बात, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन जहां तक टैक्स की बात है, मुझे आप बताएं कि हम सारी कौम को ये कह रहे हैं कि टैक्स मजीद दो, सारी कौम को कह रहे हैं कि जो टैक्स नहीं देते वो भी टैक्स दें, और अगर आपकी पार्लियामेंट में 70% लोग ऐसे बैठे हैं जो टैक्स नहीं देते, तो हम पार्लियामेंट किस मुंह से जाके अवाम को कह रही है कि टैक्स दो? और जहां तक क्रिमिनल रिकॉर्ड का ताल्लुक है, यह पूछना कोई जुर्म है कि आपने पिछले 6 साल में, मैं तो कहता हूं कि पिछले आपकी सारी उम्र में आपके पास आपका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पूछना नहीं चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट पे ऐसे लोग बैठे हों जो टैक्स भी चुराएं और जो क्राइम में मुलव्वस हों? लेकिन आप समझते हैं 5 साल कारकर्दगी के सवाल है, लोगों पर छोड़ देना चाहिए, वो इलेक्ट करते हैं ये देख करके नहीं कि कितना काम हुआ। मुझे ये बताएं, तालीम की शर्त की भी बात की जा रही है, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि हुकूमत चाह रही है कोई ऐसी डेट दे दी जाए इलेक्शन की कि 7 दिन मिल सके स्क्रूटनी के लिए, इलेक्शन कमीशन 15 दिन चाह रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें ना, ये जो आपने बाद में बात की है इसके बारे में तो दो राय हो नहीं सकती। 7 दिन के लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी करने का मौका ही ना मिले, और जब इलेक्शन हो जाए और उसके बाद पिटीशनें आपको पता है कि 5-5 साल चलती हैं, तो अगर वो इस बाद में साबित भी हो जाए कि कोई शख्स जो है वो टैक्स चोर है, या साबित हो जाए कि उसने किसी क्राइम में मुलव्वस है या और कोई गलत काम किया है, तो वो तो उसका फैसला होता होगा। तो ये 7 दिन का जो मामला है ये बहुत ज्यादती है, और ये एक लिहाज से आइन की, एक लिहाज से नहीं बल्कि कुली तौर पे आइन की नफी करने वाली बात। अच्छा, वैसे एक बात अगर मैं गलत नहीं हूं, 5 फरवरी को यही इलेक्शन कमीशन जिसकी इस्लाहात के अब आप हामी, आपने कहा था कमजोर है, इसको इस्लाहात की जरूरत है। जब कमजोर था तो हमने कहा कमजोर है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये एक अच्छे सफर का आगाज किया है जी। अभी भी कुछ मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास उतने इख्तियारात नहीं है जितने होने चाहिए। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास बिल्कुल ये अख्तियार होना चाहिए कि वो अपने इलेक्शन अब तश्कील 9 की जरूरत नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन अब बहुत अच्छा है, काम सही कर रहा है, अब तश्कील 9 नहीं चाहिए। नहीं, देखिए हमने तश्कील 9 की बात उस तरह से नहीं की थी, वो गलत रिपोर्ट हुई। हम ये कहते थे कारकर्दगी जो है इलेक्शन कमीशन की वो ऐसी होनी चाहिए, और जो पहले बाय इलेक्शन हुए थे उसमें कारकर्दगी जो थी वो गैर मुतमिन थी। अब सही है, अब अच्छी है कारकर्दगी जी। अब कारकर्दगी अच्छी होगी इस इलेक्शन कमीशन की। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक सफर है, ये एक सफर की तरफ गामजन है। ये हतमी राय जो है वो तो इलेक्शन के बाद दी जाएगी, लेकिन ये अच्छे इकदाम जो है वो होने शुरू हो गए हैं, और आइन पे अमल दरामद करने की जो अमल है वो इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। और हम देखिए, बात यह है कि ये हमारी पार्टी की या किसी की बात नहीं है उसामा जी, बात यह है कि पाकिस्तान में एक तो इलेक्शन शफाफ हो, और दूसरा जो समझते हैं कि वो इस काबिल है कि वो आवाम की नुमाइंदगी करें, उनके अपना किरदार तो वो भी तो ठीक होना चाहिए ना। अगर उनका अपना किरदार यह है कि वो टैक्स नहीं देते, अगर वो लोन डिफॉल्टर्स हैं, अगर वो कोई और इस किस्म के गलत काम कर रहे हैं, तो क्या उनको हक है कि वो पार्लियामेंट में बैठे? सही। शफकत महमूद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे, वो कहते हैं कि इस्लाहात के वो हामी हैं, कुछ इस्लाहात पर बात हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर अब उनको लग रहा है कि तश्कील 9 की जरूरत नहीं है, बल्कि कारकर्दगी का ये जो सफर है ये अच्छा है, और इलेक्शन कमीशन का ये सफर जारी रहना चाहिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन और मुल्क में दहशतगर्दी बराबर उरूज पर। इंतखाबात अमन का माहौल मांगते हैं, मुश्किल काम है। इंतखाबात की आमद है, दहशतगर्द मुतहर्रिक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद 22 साल से कराची में मौजूद रेंजर्स भी तेजियों पर उतर आई है। इसकी सरगर्मियों से पीपल्स पार्टी परेशान है। इंतखाबात से कबल इसके हल्का असर में ऑपरेशन का मतलब इसे समझ नहीं आ रहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां सिंध रेंजर्स के तर्जुमान कर्नल शफीक न्याजी ने अपनी कार्रवाइयों की तफसील बताई, वहीं उन्होंने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने तक चैन से न बैठने का अज़्म दोहराकर दबे लफ्जों में यह भी बता दिया है कि वो अभी कराची से नहीं जाने वाले। कर्नल साहब यह भी कह रहे थे कि रेंजर्स ने 15 बड़े ऑपरेशंस में 104 टारगेट किलर्स और 39 भत्ताखोर पकड़े, जिनका ताल्लुक अलदन तंजीमों और सियासी जमातों से है।
यहाँ सवाल ये भी आम है कि इलेक्शन जो अमन मांगता है, क्या रेंजर्स कराची में इस अमन को कायम कर पाएगी? इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ इलाके दहशतगर्दों के निशाने पर रहे। कोयटा में दरिंदगी की भेंट ज़िला इलेक्शन कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चढ़े। अमन के दुश्मनों ने उनको उस वक्त शहीद कर दिया जब वो रिक्शे में सरियाब रोड से अपने घर सैटेलाइट टाउन जा रहे थे। ज़ियाउल्लाह कासमी का ताल्लुक पंजाब के इलाके खुशाब से था। सवाल यह है कि उन्हें लिसानी बुनियाद पर निशाना बनाया गया या फिर कातिलों का मकसद कुछ और था। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी आज दहशतगर्दों ने अपने वार जारी रखे। बन्नू में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद की जान ले गया, जबकि पब्बी में सूबाई वज़ीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन के घर के करीब धमाके से भी 7 अफराद जख्मी हुए। मतनी में बम डिस्पोजल एहलकार बम नाकारा बनाते हुए जान बहक हो गया। सवाल यह है कि क्या दहशतगर्दी की वारदातों में यह तेजी कुर्ब इलेक्शन का असर है या दहशतगर्दों का सियासतदानों के लिए कोई पैगाम? क्योंकि पहले अवामी नेशनल पार्टी और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए इत्तेमाम होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी क़यादत ने तालिबान से मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया था, लेकिन बात कॉन्फ्रेंस से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। सिक्योरिटी में खामियां क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से बाबर सलीम हैं और पेशावर से इमरान बुखारी। बाबर सलीम, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज जब हम ये प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे तो शुक्र अदा कर रहे थे कि आज कोई बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई कराची में, लेकिन फिर खबरें आने लग गई कि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। ये हालात हैं क्या ये वजह है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, सिर्फ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जाता है? उसामा, जिस तरीके से आप और मैं इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कराची में कि कोई रोज़ तो शायद ऐसा गुजरे कि जिस रोज़ कराची के शहरी जो हैं वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें, उसी तरीके से कराची का हर आम आदमी और खुसूसन पाकिस्तान में हर शख्स ये सोच रहा है कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। कराची में ना सिर्फ आम आदमी दहशतगर्दों के निशानों पर है, बल्कि इसके साथ अब कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन महकमा पुलिस गुज़िश्ता साल से अब तक बराह रास्त टारगेट किलिंग्स का शिकार हो रही है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि दहशतगर्द जो हैं वो रेंजर्स को या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बम धमाकों के जरिए निशाना बना रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील होती दिखाई दे रही है और अब यह बात वाज़ेह हो रही है कि टारगेट किलर्स का खौफ इस हद तक निकल चुका है कि पुलिस महकमा जो कि बराह रास्त एजेंसी है कानून नाफिज करने के लिए शहर में, वो टारगेट पर आ चुकी है। और इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सुस्त रवि। इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन अगर पायदार हो, जामे हो, तो शायद कुछ रिजल्ट सामने आ सकें, लेकिन नाक़िस तफ्तीश के बायस ये तमाम सूरत हाल मजीद बदतर हो रही है। इमरान बुखारी, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बताएं, क्या हालात हैं? अगर कोई बड़ा वाकया ना भी हो तो हम क्या कहें कि ऐसे हालात हैं कि कोई बड़ी गिरफ्तारी हो रही है कि दहशतगर्दी का वाकया रोकने के लिए कोशिश हो रही है? उसामा, इस हवाले से तो यही कहा जा सकता है कि अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने या पुलिस ने किसी किस्म के बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया। चंद महीने कबल एक खुदकश हमलावर को गिरफ्तार किया गया था, ताहम वो भी कम उम्र था, उससे भी कोई खास तफ्तीश नहीं की जा सकी है। दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं और ये सूबा ख़ुसूसन दहशतगर्दों के निशाने पर है। फ्रंट लाइन का किरदार जो है इस सूबे के जो अदा किया जा रहा है, उसकी वजह से उसका खामियाजा भी है, इस सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। आज भी 3 वाक़यात एक के बाद दिख रहे हुए हैं। बन्नू में पुलिस थाने पर के करीब धमाका, पब्बी में मियां इफ्तिखार के घर के करीब धमाका और मतनी के इलाके में बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकार को भी निशाना बनाया गया है। और इस किस्म के वाक़यात आए रोज रोनुमा हो रहे हैं। उसामा, हमारे कोयटा में ब्यूरो चीफ इरफान सईद उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इरफान, कोयटा में भी आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ। ये वाकयात बता रहे हैं कि किसी साने के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल उसामा, इसी तरह की सूरत हाल है कि कोयटा में भी जिस तरह दीगर मुल्क के दीगर सूबों की सूरत हाल है, कोयटा में भी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। दावे किए जाते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। 5000 के करीब इस वक्त एफसी और पुलिस के एहलकार कोयटा में तैनात हैं। तकरीबन 70 के करीब चेक पोस्टें हैं और आज भी दिन दिहाड़े जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया गया है, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इस तमाम तर दावों की पुलिस खुल गई है कि बलूचिस्तान में और खासतौर पर कोयटा में जो इलेक्शन का माहौल जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि पुरअमन माहौल में इलेक्शन होंगे, मैं समझता हूँ कि ये 2013 के इलेक्शन का पहला कत्ल है जो आज कोयटा में हुआ है। और जिस शख्स को टारगेट किया गया है वो बेचारा बहुत अरसे से धमकियां उसको मिल रही थी। इस हवाले से जो हमारे जो उनके लोगों से जो बात हुई, उनका भी ये कहना था कि वो रिक्शे में आते जाते थे, गाड़ी का भी अपने इस्तेमाल नहीं करते थे। इस कदर यहाँ पे खौफ और हरास की सूरत हाल है कोयटा में। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के
दावे किए जाते हैं, लेकिन अमलन हमें कोयटा शहर में कोई इस तरह की सूरत हाल नजर नहीं आती कि लोग अब भी खौफ में मुब्तला है। सामने अलमदार और हजारा टाउन के वाकयात हुए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ दावे किए जाते रहे कि गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, टारगेट ऑपरेशन भी कुछ इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन अमलन जो है इस वक्त शहर में बदस्तूर खौफ की फिजा, क्योंकि कोई शख्स ऐसा गिरफ्तार नहीं हुआ जो इन सानियात में मुलव्वस था। बाबर, ये बताएं, आज रेंजर्स कह रहे थे कि 100 से ज्यादा उन्होंने टारगेट किलर्स जो है वो पकड़े हैं, भत्ताखोर पकड़े हैं। अगर ये लोग पकड़े जा रहे हैं तो उसके बावजूद ऐसे क्यों हालात पैदा हो रहे हैं? क्या पुलिस भी कुछ कर रही है? देखिए उसामा, पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी का रोना जो है वो शायद हम रो रो के थक जाएंगे। ये महकमा अब जो है इसमें इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है, अदरवाइज शायद अब पुलिस इस काबिल नहीं रही है कि शहरियों को फ्रंट पर आकर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। दूसरी जानिब रेंजर्स है कराची में मौजूद, ये पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं इनके ऊपर लोग कदरे अगर हम कंपैरिजन करें तो कुछ भरोसा करते हैं, लेकिन कारकर्दगी रेंजर्स की जानिब से भी 100% अब तक सामने नहीं आई है। रेंजर्स की जानिब से आज हमें बताया गया कि 104 से ज़ायद टारगेट किलर्स हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि ये 104 टारगेट किलर जो हैं इनमें से बेशतर का ताल्लुक सियासी जमातों से बताया जा रहा है। हम गुज़िश्ता 3-4 सालों से इस बात का रोना रो रहे हैं कि सियासी पुष्ट पनाही ना सिर्फ पुलिस में लोगों को मौजूद है, बल्कि टारगेट किलिंग में मुलव्विस लोग भी जो हैं वो सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, जिसको आज रेंजर्स ने बाकायदा डिक्लेयर किया है। इस तमाम सूरत हाल में ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे बल्कि उलमाए कराम और उनके साथ साथ सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी आगे बढ़कर मुखलिसाना कोशिशें करनी होंगी, वरना कराची तबाही के दहाने पर खड़ा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। कराची हमारे लिए बहुत आम है, हमारी शारग है, मुल्क के लिए बहुत आम है, और तमाम शहर चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों, बलूचिस्तान के हों, पंजाब के हों, सभी में अमन हो, लेकिन उसके लिए कोशिशें जो करनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम कराची से, इमरान बुखारी हमारे नुमाइंदे पेशावर से, और ब्यूरो चीफ कोयटा के इरफान सईद हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जो खबर हम आपके सामने ला रहे हैं वो ये रही। शाहजेब कत्ल केस, शाहरुख के खिलाफ मकतूल की बहन का बयान रिकॉर्ड। मुल्क की अशराफिया का खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। पाकिस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से निकले तो 66 बरस बीत गए, लेकिन पूरी कौम जागीरदारों और अशराफिया की कैद से आज भी आजादी हासिल नहीं कर पाई। उनकी ताकत जाहो जलाल के क्या कहने, जिस पर चाहा गजब ढा दिया, किसकी मजाल कि उनका बाल भी बीका कर सके। कानून भी उनके दरबार की लौंडियों में शामिल है। गांव हो या शहर, इलाके में नया आने वाले थानेदार भी इन बादशाहों के दरबार में हाजिरी को ड्यूटी से भी ज्यादा जरूरी समझता है। पाकिस्तानी माशरे के इन बादशाह गरों की झलक शाहजेब कत्ल केस में भी नजर आती है, जिसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को हरकत में आना पड़ा, लेकिन अदालत के नोटिस के बावजूद मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को बैरून मुल्क फरार करवा दिया गया। वापसी हुई तो मेडिकल सर्टिफिकेट में इसे नाबालिग करार दे डाला गया, लेकिन चीफ जस्टिस के तवज्जो से ये सारी दीवारें एक एक करके गिरती रही। आखिर इस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मीडिया के दबाव पर शाहरुख और दूसरे मुलजिमों को हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में पेश किया जाता है, मगर लगता है कि उसे सारे मामलात की जरा बराबर भी परवाह नहीं। गुरूर, तकब्बुर उसकी हर हरकत से आया है, जैसे यकीन हो कि जरा वक्त गुजरने दो फिर देखना क्या होता है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शाहजेब की बहन माहम ने अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उसका कहना था इसने खिड़की से देखा कि तीनों मुलजिम और खान सामा उसके भाई को मार रहे थे। शाहरुख ने फायरिंग करते रऊनत भरे लहजे में कहा वो किसी मुआफी को नहीं मानता, वो सिकंदर जतोई का बेटा है। शाहरुख का यह जुमला चीख चीख कर बता रहा है कि अशराफिया तबके ने अपनी रविश नहीं बदली। ब्यूरोक्रेसी की बात हो तो वहां भी इन अफसरों की वो तरक्की मिलती है जिनके पास तगड़ी सिफारिश हो या फिर उनके पीछे किसी सियासी बटेरे का हाथ हो। उनसे हमारी जान कैसे छूटेगी? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी, तज्जिया निगार, दानिश्वर और ये मकबूल जान साहब। और ये साहब, ये जो अशराफिया के अंदर ये जो सोच है कि कुछ भी वो कर लें, कोई कानून नहीं है, उससे बच निकलेंगे, ये क्यों है उनके अंदर? ये सोच क्यों है? उसकी बेसिक वजह यह है कि अंग्रेज ने जिस वक्त ये पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन किया था तो उसने कुछ लोग जो थे उनको एक वडेरा और जागीरदार की हैसियत दे दी थी, और उसके साथ कुछ लोग थे जो कि अंग्रेज की, जिसे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ले जाता था, और उनकी सपोर्ट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो उनका सबसर्विएंट था। और ये वो सबसर्विएंट सिस्टम है कि जिसने उनके अंदर तकब्बर
उनके अंदर वो जाओ हशमत, वो सब कुछ की हुई है जिसको कुछ सुनता को नहीं। फिर इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अंग्रेज ने किसी न किसी हद तक इंसाफ पर मबनी रखा था, लेकिन अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुका हुआ है। आप ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग उठा लें, जिसको जिस पॉलिटिकल पार्टी के दौर में अच्छी पोस्टिंग मिलती होगी वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, और जिसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छी पोस्टिंग मिलती है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है। यही वजह है कि आज उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, उनके बेनिफिट सारे के सारे गवर्न होते हैं। और फिर जिन ब्यूरोक्रेट का कोई भी पीछे हाथ रखने वाला वडेरा हो या उसका कोई बड़ा सियासी रहनुमा हो, उसका बेटा गिरफ्तार हो, तो उस ब्यूरोक्रेट की नींदें हराम हो जाती हैं, उस पुलिस अफसर की नींदें हमारा हराम हो जाती हैं। वो फौरन कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह इस लाडले को बचाने की कोशिश करे, और वो फिर लाडला उसका अपना लाडला बन जाता है। वो अपने बेटे को भी अपने इक़्तिदार पे कुर्बान कर देता है, लेकिन इन लोगों के बेटों को बचा लेता है। तो यही वजह है, अगर उसका बेटा किसी सियासतदान वडेरे का बेटा कत्ल भी कर दे तो फिर PIA है, FIA है, पुलिस है, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, महकमा सेहत से बन जाएगा कि वो नाबालिग है, अदालत से भी वो समझते हैं कि हम कुछ ना कुछ करवा लें। यकीनन मैं देखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं एक पिटीशन लेके गया हूं, 2 दिन हुए मैं गया हूं, वो भी इसी बुनियाद का एक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किसी सियासतदान ने इंप्लीमेंट नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किसी जर्नल ने इंप्लीमेंट नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर उस ब्यूरोक्रेसी ने इंप्लीमेंट करने हैं जो मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुकी हुई है, जिसकी प्रमोशन, जिसकी पोस्टिंग, जिसकी ट्रांसफर जो है वो रहमो करम पे हैं इन लोगों के ऊपर, जिनको वो एग्जाम्पल बनाते हैं कोई ऐसा आदमी जो उनके खिलाफ आवाज उठाए, एग्जाम्पल बनाते हैं कोई ऐसा आदमी को जो ऑनेस्ट हो, ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं ऐसा आदमी जो असूल पे चलने की कोशिश करे। अब सूरत हाल ये है कि ये ऑर्डर फ्लाउट कौन करता है? SHO करता है, पटवारी करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है, DCO करता है, कमिश्नर करता है, चीफ सेक्रेटरी करता है। करप्शन की जहां तक मैं बात है, पॉलिटिशियंस को फाइल पढ़नी नहीं आती, सारे रास्ते ये दिखाते हैं, सारे स्पीड ब्रेकर्स ये रिमूव करते हैं। जर्नैल को 8 या 9 साल लगते हैं काम सीखते हुए, सारे काम के रास्ते सिखाने वाले ये लोग हैं। हमारी जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होती, ये वो स्टील फ्रेम है कि अगर हवा हिलती रहे, अगर ये कायम रहे तो मुल्क नहीं जाएगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने सबसे ज्यादा इस स्टील फ्रेम को कमजोर, और यही वजह कि अदालत कराची में भी जाए तो यही कहती है कि सियासी पोस्टिंग जो हुई है पुलिस में, उसकी वजह से भी अमन अमान नहीं है। मुझे बताएं, इसका मतलब है कि अगर एक इदारा, चाहे वो अदालत ही हो, वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं होगा इसका मतलब? इसलिए कि देखिए अदालत एक ऐसी बॉडी है कि जिसके लिए इसको एक इंप्लीमेंटिंग फोर्स चाहिए। इंप्लीमेंटिंग फोर्स सबकी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब ठीक किस तरह होगा? आप अदालत के पास तो चले गए हैं, अदालत दो रास्ते, आपकी जो बात है उसको हक समझती है। मैंने उन्हें कहा है कि उनकी प्रमोशन और पोस्टिंग की क्राइटेरिया 2 तरीके से आप डिटरमिन करने हैं। नंबर 1, आप जर्नल, आप सियासतदान का सारे का सारा पब्लिक ऑफिस है ना सियासतदान का, आप कहते हैं कि इनके एसेट पब्लिक सिक्योरिटी पे लिए रखें। आप हर ब्यूरोक्रेट का जो भी प्रमोशन का वक्त हो उसके एसेट पब्लिक सिक्योरिटी में रखें। फिर लोग बताएंगे कि जब मेरे इलाके में डिप्टी कमिश्नर रहा इसने इतनी जायदाद बनाई, ये सेक्रेटरी इरिगेशन रहा इसने इतनी जायदाद बनाई, ये सेक्रेटरी फलां रहा इसने इतनी जायदाद बनाई। पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इनकी चीजें रखी जाए। इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो इनके वालिदैन की, इनकी बहन भाइयों की, इनके रिश्तेदारों की जायदादें देखे। और दूसरी चीज मैंने ये देखी है, इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल देख लें, जिस प्रोफाइल से आपको पता चल जाए कि इस शख्स ने लॉयल्टीज के हिसाब से पोस्टिंग दी है थ्रू आउट, और दूसरी पार्टी की लॉयल्टी के हिसाब से उसकी प्रमोशन को खत्म। इंडिपेंडेंट ऑफिसर को, जिसकी इंडिपेंडेंस जिसने गवर्न की है, उसको प्रमोशन क्राइटेरिया के साथ लेके आए। सही। और अगर ये नहीं होगा तो आप जैसे जो हक बात सच कहने वाले हैं उनको फिर प्रमोशन, मुझे अपनी जात से कोई दिलचस्पी नहीं, प्रमोशन मैं अपनी उम्र गुजार चुका हूं, और मेरी मैं सच्ची बात है, मेरी 3 साल ज्यादा पौने 3 साल रह गए हैं नौकरी के अंदर। मैं एक उम्र गुजार चुका हूं, मैं जहां भी रहा हूं मुझे एक इज्जत और तौकीर हासिल रही है, अब भी है। मैं शायद सेक्रेटरीट के दरवाजे से बाहर निकलूं तो मुझे 10,000 लोग पहचानने वाले होंगे, लेकिन ये जब निकलते हैं तो इनको शायद बाहर PN भी सलाम नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि आप अब ये जो पिटीशन लेकर गए हैं इस पर जरूर अदालत गौर करेगी, और जिस तरह से आप चाह रहे हैं जो कुछ होना चाहिए उससे बेहतरी आएगी। क्योंकि जब तक, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अफसरशाही का खात्मा नहीं होता, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और सियासतदानों की मुदाखलत है ये खत्म नहीं होती, तो फिर शाहरुख जतोई जैसे लड़के यकीनन इस दलेरी के साथ ही फिरते रहेंगे कि उनको यकीन होगा कि उनका बाप एक बड़ा आदमी है, वडेरा है, और वो कहीं ना कहीं से उनको छुड़वाने में कामयाब हो ही जाएगा। दुआओं में मोहम्मद उसामा गाजी को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।